Hello guys. My name is Dharmendra Panchwani and we were doing financial statements of companies for class 12. हमने स्टार्ट किया था विद द बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर कंपनीज। और इसमें हमने देखा था इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था शेयर कैपिटल के बारे में। ठीक है, हमने सबसे पढ़ा था शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल में काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, देन फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल जिसमें हम देखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, कॉल्स एंड अरियर्स के बारे में हमने जाना था एंड शेयर फॉर फीचर के बारे में हमने जाना था। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, विच इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। आ जाओ। रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जैसे कि सबसे पहला इसमें रिजर्व आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और अपन लिखने वाले हैं कि कैपिटल रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, एक तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स और एक होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट्स। नाउ कैपिटल प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, कहाँ से आते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, वो होते हैं जैसे कि आप देखो, हमारी कैपिटल क्या होती है, हम शेयर्स, हमारी कैपिटल हो सकती है। ठीक है, शेयर्स में भी इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है। ठीक है, और आप जब शेयर्स और आप जब शेयर्स खरीदते हो, ठीक है, आप उन शेयर से क्या करते हो, आप बिजनेस कंडक्ट करते हो। ठीक है, आप अपना जैसे जैसे शेयर्स यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड इक्विटी साइड बढ़ता जाएगा, एसेट साइड भी आपका बढ़ता जाएगा और आप क्या खरीदते हो, फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो। ठीक है, आप कोई परचेज करते हो फॉर बिजनेस। ठीक है, परचेजेस करते हो, ठीक है, फॉर रनिंग बिजनेसेस, या आप शेयर फॉर फीचर करते हो। ठीक है, या आप क्या करते हो, डिबेंचर्स का इशू करते हो और रिडीम करते हो डिबेंचर्स को। आई मेरी बात। तो देखो, हमारा फिक्स्ड एसेट्स मैंने परचेज किया। ठीक है, कितने में परचेज किया, मान लो मैंने 10,000 में परचेज किया और मैंने इसको सेल कर दिया 12,000 में। तो ये मेरा क्या हो गया, क्लियर क्लियर 2,000 का प्रॉफिट हो गया। बट ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। मैं ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मेरा निकलता है कि मैंने माल बनाया, मैंने रॉ मटेरियल को खरीदा, मैंने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके मैंने उसको फिनिश गुड्स बनाया और मैंने फिनिश गुड्स को सेल कर दिया। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करके देता है। बट ये जो है ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। मेरे मेरे बिजनेस में एक मशीन थी, मैंने वो बिजनेस में जो लगी हुई मशीन थी उसको सेल कर दिया, उसको सेल कर दिया। अब अगर मैंने उसको सेल किया और उस सेल करने पे मुझे प्रॉफिट हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। अब देखो, इसी तरीके से और भी सारे प्रॉफिट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया, ये जैसे कि परचेजेस। परचेजेस नॉर्मल परचेजेस नहीं, परचेजेस ऑफ रनिंग बिजनेस, परचेजेस ऑफ रनिंग बिजनेस। जैसे कि मैं हूँ डीपी लिमिटेड, ठीक है, और एक और कंपनी है ए बी लिमिटेड। हम दोनों पेंसिल बनाते हैं, हम दोनों क्या करते हैं, पेंसिल बनाते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अपने जो बिजनेस है वो बड़ा करना है, मुझे अपना वो बिजनेस बड़ा करना है। अब मुझे बिजनेस बड़ा करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सर मुझे ज़्यादा लैंड चाहिए होगी, मैं उस ज़्यादा लैंड पे फैक्ट्री बनाऊंगा अपनी। ठीक है, मुझे ज़्यादा लेबर्स चाहिए होंगे, मुझे ज़्यादा मशीनरी चाहिए होगी, मुझे ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि डीपी लिमिटेड ए बी लिमिटेड को खरीद ले। डीपी लिमिटेड क्या करे, ए बी लिमिटेड को खरीद ले। अब देखो, मान लो ए बी लिमिटेड की वैल्यू कितनी है, 10 करोड़ रुपीस। कितनी है ए बी लिमिटेड की वैल्यू, 10 करोड़ रुपीस। बट डीपी लिमिटेड ने इसको खरीद लिया कितने में, 8 करोड़ में।
डीपी लिमिटेड ने इसको खरीद लिया 8 करोड़ में, यानी मैंने 8 करोड़ में 10 करोड़ की चीज खरीद ली, तो मुझे क्या हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया ना भैया, मुझे 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट क्या है, मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट है मेरा, क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, मेरी बात समझे। सिमिलरली सिमिलरली मैंने डिबेंचर्स इशू किए थे। ठीक है, मैंने डिबेंचर्स इशू किए थे। ठीक है, डिबेंचर्स मैंने इशू करे कितने में, मैंने मान लो 200 पर डिबेंचर इशू करा। ठीक है, मैंने कितने में किया, 200 पर डिबेंचर इशू करा, बट मैंने डिबेंचर को रिडीम कर दिया 180 पर डिबेंचर में। यानी जब मैंने डिबेंचर्स वापस मार्केट से लिए, जब मैंने वापस मार्केट से परचेज किए डिबेंचर, तो मैंने क्या 20 रुपए कम में किए। उनकी वैल्यू क्या थी, 200 पर डिबेंचर, पर मैंने कितने में खरीद लिया, 180। तो मेरा कितना हो गया, 20 पर डिबेंचर का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया मेरा, 20 पर डिबेंचर का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखो अपन ने लास्ट क्लास में क्या बात किया था, फोर फीचर का। अब देखो ये मैं एक एग्जांपल फोर फीचर से रिलेटेड बताता हूँ। मैंने 250 शेयर्स ऐसे इशू करे थे, मान लो मिस्टर एक्स ने ही जो 250 शेयर्स खरीदे थे, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट के 3 रुपीज नहीं दिए, या मान लो मिस्टर एक्स ने 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपी सेकेंड कॉल का नहीं दिया, 2 रुपी फर्स्ट कॉल का और 1 रुपी सेकेंड कॉल का नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब एक तो ये है कि एप्लीकेशन का 4 रुपए दे दिया एंड 3 रुपीज अलॉटमेंट का दे दिया। ठीक है, यानी आउट ऑफ 10 7 रुपीज दे दिए हैं मिस्टर एक्स ने, बट 3 रुपीज नहीं दिए। और ये नहीं देने के वजह से, ये नहीं देने के वजह से मैं क्या करता हूँ, फोर फीट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, शेयर देता नहीं हूँ मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स से शेयर ले लेता हूँ, मिस्टर एक्स को शेयर नहीं दूंगा। ठीक है, अब ये फोरफीट करने के बाद मेरे 250 शेयर्स तो पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, ये 250 शेयर्स मिस्टर वाई को बेच देता हूँ। क्या करता हूँ, 250 शेयर्स क्या करता हूँ, मिस्टर वाई को बेच देता हूँ। और मिस्टर वाई को कितने में बेचता हूँ, एट 10 पर शेयर, एट 10 पर शेयर, मैं 10 रुपए पर शेयर पे मिस्टर वाई को बेच देता हूं। अब अगर आप देखोगे तो इन 250 शेयर्स पे, ठीक है, मिस्टर एक्स मुझे कितने रुपए दे चुका है, 7 पर शेयर दे चुका है। कैसे, 4 + 3, 4 इन एप्लीकेशन एंड 3 एट अलॉटमेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली सेम शेयर्स पे ही मिस्टर वाई मुझे कितने दे चुका है, 10 रुपीज दे चुका है। अब देखो, जिन शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज है, आई गॉट ₹17 ऑन द शेयर्स। जिन शेयर की वैल्यू 10 रुपी पर शेयर है, उसी शेयर पे मुझे 17 रुपीज पर शेयर मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, ये 7 रुपीज का जो एक्स्ट्रा है 7 पर शेयर, क्या है ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। क्या है मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। आ जाओ इसको एक और बार डिस्कस करके उसको अपन लिखते हैं फटाफट से, अच्छी सी राइटिंग में बढ़िया से करके। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, द रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, आउट ऑफ व्हाट, कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, आउट ऑफ व्हाट, कैपिटल प्रॉफिट्स, इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब इसके एग्जांपल्स,
गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, देखो, फिक्स्ड एसेट परचेज्ड फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, एंड द सेम फिक्स्ड एसेट was later sold for 1,20,000। 1,20,000 पे हम लेटर सोल्ड कर देते हैं, तो मेरा क्या हो गया? कैपिटल प्रॉफिट 20,000। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट 20,000। और एग्जांपल देखो, गेन ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। ठीक है, गेन ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, इसका क्या कह सकते हैं हम, जो हमने डिस्कस किया था? डीपी लिमिटेड purchases the running business of AB Limited, valuing 10 crores at 8 crores. Hence, capital profit 2 crores। 2 करोड़ का क्या हो गया? कैपिटल प्रॉफिट हो गया। थर्ड, थर्ड हमने क्या देखा था? गेन फ्रॉम forfeited शेयर्स। गेन फॉर क्या? forfeited शेयर्स। Mr. X bought shares of DP Limited and paid rupees 4 for application and rupees 3 for allotment। ठीक है, rupees 3 for allotment, and was failed to pay rupees 2 for first call and rupees 1 for second call. His shares were forfeited and was reissued to Mr. Y at 10 per share, at 10 per share. So amount, या फिर मैं बोलूँ टोटल अमाउंट received per share 4 plus 3 10 from Mr. Y is from Mr. X। ठीक है, कितना आ गया? 17। यहीं पे
एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 10 रुपीज़। मुझे 10 रुपए के शेयर पे कितना मिल गया, 17 मिल गया, तो मेरा ये 7 रुपये क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया मेरा, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आ जाओ, रिडेम्पशन वाला भी एक बार लिख ही लेते हैं। गेन ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, गेन ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, क्या होता है गेन, कैसे हुआ, डिबेंचर्स वैल्यूइंग ₹100 redeemed at ₹90, hence capital profit of ₹10। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ ₹10। आई बात समझ में। उसके बाद देखते हैं और कौन से रिजर्व्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में क्या होता है, आपके काम का नहीं है इतना, आपके इतने कोर्स में नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। आपको देखो, डिबेंचर्स आपने इशू करे थे और डिबेंचर्स को आप रिडीम करोगे, डिबेंचर्स को आप क्या करोगे, रिडीम करोगे। और रिडीम किस पे करोगे, प्रीमियम पे करोगे। प्रीमियम मतलब मैंने 100 रुपए का इशू किया था और मैं 120 में रिडीम करूंगा। तो वो जो अमाउंट है, जिस अमाउंट का आप रिडेम्पशन दोगे, रिडेम्पशन मतलब आप पैसा दोगे पब्लिक को और वापस अपने डिबेंचर्स ले लोगे, तो वो पैसा देने के लिए जो आप रिजर्व क्रिएट करते हो, जो आप पैसा जोड़ते हो, वो किस में जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके आएगा, देखो मैं समझा देता हूँ। डीपी लिमिटेड इशूज शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर इन मार्केट एट ₹12 पर शेयर। मतलब शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 10 रुपए पर शेयर, पर मैंने इशू कितना किया है मार्केट में, 12 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, 12 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, यानी कि 10 रुपए की वैल्यू है पर मैं मांग रहा हूँ 12 रुपए, तो मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा जो मांग रहा हूँ ना, टू इज सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन शेयर्स। ठीक है, आ जाओ, फोर्थ पे आते हैं। फिर आता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ऊपर वाले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में मैंने डिबेंचर का एग्जांपल ले लिया था, दैट वाज अ मिस्टेक। जो मैंने एग्जांपल लिया था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का, वो इस आई मीन जो मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन का बताया था कि आप ज्यादा अमाउंट में डिबेंचर को रिडीम करोगे, वो आएगा इसमें। जबकि ऊपर आएगा प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, हम रिडेम्पशन कौन से कैपिटल टाइप को करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर रहे हैं और उसके लिए हमें एक रिजर्व बनाया, तो वो किस में जाएगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। पर जब हम डिबेंचर्स के लिए कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, विच इज रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, देखो, डीपी लिमिटेड bought a land in year 2010 for 10 lakhs, which
is of value rupees 25 lakhs in year 2023. Hence, land is revalued in the books of DP Limited to रुपीज 25 lakhs। अब देखो, असेट 15 लाख से बढ़ गया। असेट की पहले वैल्यू क्या थी? 10 लाख। अब कितनी हो गई? 25 लाख। असेट बढ़ गया 15 लाख से, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड कितना हो गया? 25 lakhs हो गया। और वहीं पे रिवैल्यूएशन रिजर्व हम यहाँ पे बना देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, कितना? 15 लाख का, 15 lakhs का। समझ में आई बात? लैंड हमने बढ़ा दिया 15 लाख से, ठीक है, तो हम क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, आ जाओ लास्ट पे आते हैं। लास्ट है अपना शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है? वैसे आपके कोर्स में है नहीं इतना, बट मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है क्योंकि वो चाहती है कि उसका जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के साथ बना रहे, उसका एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के साथ बना रहे। तो वो क्या करती है, एक तरीके से है ना, एक क्या बोलते हैं, ऑफर देती है एम्प्लॉयज को कि अगर आप एक सर्टेन पीरियड तक हमारे साथ काम करोगे तो हम आपको क्या करेंगे, कंपनी के जो शेयर्स है ना वो डिस्काउंटेड प्राइस में, यानी कि कम प्राइस में, मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे कम में बेच देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि मान लो डीपी लिमिटेड है जिसका शेयर का मार्केट वैल्यू है 50 पर शेयर। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के पास जाता है, एम्प्लॉयज़ को रीच आउट करते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं इफ़ यू वर्क फॉर 2 years then I will give you 1 share of DP Limited at rupees 30 पर शेयर। ठीक है, 30 पर शेयर। अब देखो, मान लो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद 50 रुपीज़ पर शेयर ही वैल्यू है डीपी लिमिटेड के शेयर की। ठीक है, 50 रुपीज़ पर शेयर ही वैल्यू है डीपी लिमिटेड के शेयर की। ठीक है, एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय ने 2 साल काम कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय ने 2 साल काम किया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के पास ऑप्शन आ गया। ऑप्शन आ गया किस चीज़ का? शेयर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, कि शेयर परचेज कर सकता है वो कितने में? 30 रुपए में परचेज कर सकता है। तो एम्प्लॉय क्या करेगा? 30 रुपी में शेयर परचेज करेगा और मार्केट में क्या कर देगा? 50 रुपीज़ में बेच देगा। तो एम्प्लॉय को कितना फायदा हो जाएगा? 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये लोग करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं। बाकी हाँ, इसके रिगार्डिंग जैसे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग प्लान है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, इसमें क्या करता है? रिजर्व क्रिएट करता है कंपनी फॉर शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रिजर्व क्रिएट करता है कंपनी फॉर शेयर आउटस्टैंडिंग, और उसके लिए क्या करता है? एक रिजर्व बनाता रहता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ये आपके कोर्स में इतना है नहीं, आपको जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये तो मेन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आते हैं अदर रिजर्व्स। आप कोई भी टाइप के रिजर्व्स बना सकते हो अदर रिजर्व्स के नाम से। ठीक है, अदर रिजर्व्स, ठीक है, कोई भी टाइप के बना सकते हो अदर रिजर्व्स। लास्ट आता है इसमें सरप्लस। अब सरप्लस क्या होता है? सरप्लस सर कुछ नहीं होता, सरप्लस कुछ भी नहीं होता। सरप्लस क्या होता है? प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट जो आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, उसको क्या हम बोलते हैं? सरप्लस ही बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? सरप्लस ही बोलते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ऑल्सो हम क्या करते हैं कि अगर इसमें लॉस आता है, या फिर मैं इसको कर दूं लॉस फ्रॉम एसपीएल, तो लॉस भी क्या करते हैं हम? माइनस कर देते हैं इसी सरप्लस में से, माइनस कर देते हैं इसी सरप्लस में से। यहाँ आपका होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिटेल कंप्लीट। अब देखो, हमने शेयर कैपिटल कर लिया, हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस कर लिया, है ना? अब देखो ये जो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो आप बस बैलेंस शीट फॉर्मेट के नाम पे यहाँ लिख लो। मैं आपको ये समझाने वाला नहीं हूँ, कोई काम का नहीं है, सो अपन पढ़ेंगे भी नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसको पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे विद द लायबिलिटीज। हम क्या चालू करेंगे? विद द लायबिलिटीज। ठीक है, चलो।